हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे के लिए खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन देशों पर जो हमारे साउथ एशिया के मुल्क हैं उन पर बहुत ही पैनी नजर रखते हैं, वहां के वाकयात पर, वहां की खबरों पर और अंदर होने वाले बहुत से ऐसे वाकयात जो मीडिया में नहीं भी आते हैं वो भी आपकी नजर में रहते हैं और पूरे हफ्ते इस प्रोग्राम के लिए सारी खबरों को फॉलो करते हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ जो आज हम इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है। अफगानिस्तान से कुछ बहुत ही दिलचस्प और अहम खबर आ रही है। उनके जो सुप्रीम लीडर है मुल्ला हैबतुल्ला अखुंजादा, वो एक अहम बयान दिया है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा म्यांमार में जहां फौजी हुकूमत है, फौजी हुकूमत ऐसा लगता है अब जरा कमजोर होती नजर आ रही है। वहां के क्या वाकयात हैं हम उसको भी हम समझेंगे। और उसके अलावा मालदीव, चाइना का जो जहाज श्रीलंका पहुंचने वाला था वो मालदीव के माले बंदरगाह पर पहुंच रहा है। वहां पर भी कुछ ऐसी खबरें हैं जो भारत के लिए काफी अहम है। भारत के और मालदीव के बीच में थोड़ी सी कशमकश की सी हालत है, वो भी हम समझेंगे। इसके अलावा अगर वक्त रहा तो पाकिस्तान के कुछ वाकयात को भी डिस्कस करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि अफगानिस्तान बहुत ही अहम मुल्क है और बहुत ही फ्रेजाइल सी हालत है। दुनिया की हुकूमतों ने उसको तस्लीम नहीं किया है, उसके बावजूद तालिबान की सरकार मुसलसल वहां जारी है। अभी ताजा क्या खबर है? मुल्ला अहमदुल्ला अखुनजादा, जो बीच में खबर आई थी, अमेरिका की किसी मैगजीन ने खबर दी थी कि वो कहीं गायब है, पता नहीं जिंदा है या नहीं है, उस पर शक जाहिर किया गया था। क्या खबर है अफगानिस्तान से? जी काजू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग जो है वो चर्चा फिर से आगाज कर रहे हैं तालिबान और काबुल से और उनकी तरफ से। मुल्ला अखुंज़ादा जो हैं, जो हैबतुल्ला मुल्ला अखुंज़ादा है, वो सुप्रीम लीडर हैं और वो कंधार में रहते हैं, काबुल में नहीं रहते हैं। उनका जो है एक बयान आया है और उस बयान से ये तस्दीक हुई है कि वो सही सलामत है। अब उनके फोटोग्राफ्स और वीडियो वो नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो उनको उनकी अपनी मतलब ख्वाहिश है कि वो वीडियो और मतलब फोटोग्राफ से नहीं मतलब लोगों के सामने आए। उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की है। ये स्टेटमेंट जो है औरतों के हुकूक के बारे में है, जो कि पहली बार तालिबान ने अपनी तरफ से कोई औरतों के बारे में कोई टिप्पणी की है। और ये सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ी मतलब एक ये मैसेज है कि तालिबान का क्या रुख है औरतों के मामले में, क्योंकि जो मेन जो 4 उनके पॉइंट्स हैं उसमें सबसे स्टिकिंग पॉइंट जो वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका का है वो औरतों के हुकूक का है। तो पहली बार जो है ये मुल्ला अखुंज़ादा जो हैं, इन्होंने औरतों के बारे में बात की है। हालांकि कोई बहुत ही मतलब ऐसी बात नहीं है जो कि बहुत चौंका देने वाली बात है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हमने 6 पॉइंट औरतों के लिए जो है हमने जारी किए हैं और इस पे बहुत तेजी से अमल होगा। और ये औरतों के हुकूक के बारे में मतलब ये 6 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि कोई भी गर्ल चाइल्ड मैरिज नहीं होगा अफगानिस्तान में, तालिबान के अंदर चाइल्ड मैरिज नहीं होगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि बिना लड़की के कंसेंट के कोई शादी नहीं होगी। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि जो इस्लामी माशरे में मेहर हक होता है, औरतों का जो मतलब हुकूक होता है, वो मेहर जो है वो निकाह के टाइम में ही जो है वो जो लड़का है या जो मर्द है या जो दूल्हा है उसको अदा कर देना होगा। ये कंपलसरी उन्होंने कह दिया। तीसरी बात है कि निकाह के टाइम में कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए लड़की को शादी के लिए। अगर वो अपनी खुद रजामंदी से शादी करती है तो वो जो है निकाह कबूल किया जाएगा और लड़की को मालूम होना चाहिए कि वो किससे शादी कर रही है। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट उनका ये है कि जो औरतों के हुकूक हैं प्रॉपर्टी के मामले में इस्लामिक लॉ से, उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। और जो मेहर है और उनकी जो इस्लामिक लॉ से उनके जो फादर के टाइप की तरफ से जो प्रॉपर्टी आती है
उसमें लड़की का जो है हिस्सा होगा। तो ये 6 पॉइंट उन्होंने मतलब कहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी हुकूमत ने, चाहे वो हामिद करज़ाई हो, चाहे वो मतलब अशरफ गनी हो, इन लोगों ने इस तरफ कोई संकेत नहीं दिया था, कोई भी बात नहीं की थी। ये तो तो बहुत बड़ी ये खबर जो है, ये तो बहुत बड़ी खबर है। देखिए, इस्लामिक लॉ में बेटी का बेटे से आधा प्रॉपर्टी का हिस्सा, यानी अगर 10 रुपए अगर उसको मिल रहे हैं तो 5 रुपए उसे भी मिलेंगे। ये एक उसूल है। शादी में उसकी मर्जी होना, ये बहुत ही अहम है और बुनियादी बात है। मेहर दिया जाना और पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा मिलना, ये सारे बहुत ही पॉजिटिव चीजें हैं। तो ये अभी तालीम के सिलसिले में अभी कोई बात ऐसी नहीं कही, क्या कुछ हुआ? क्योंकि तालीम के सिलसिले में लोगों को शिकायत है, खास तौर पर कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में लड़कियों को स्कूल से ऊपर नहीं पढ़ने दिया जाता, वहां पर हायर एजुकेशन वो हासिल नहीं कर सकती, टीचर के तौर पर जॉब नहीं कर सकती। क्या उस पर भी कहीं कोई किसी तरह की कोई इशारे, कहीं कुछ बात हुई है? नहीं, इसके ऊपर कोई भी मतलब मुल्ला अखुंज़ादा ने कोई कोई बात नहीं कही है तालीम के ऊपर। उन्होंने जो एक बात और कही है, वो ये कही है कि जो औरतें जिनके पास मर्द का साया नहीं है उनके फैमिली में, उनको प्रोटेक्शन जो है वो स्टेट देगी, तालिबान लोग देंगे। और उनका वो उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है कि उनकी उनकी मुहाफ़ज़त, ये कहा उन्होंने, उनकी मुहाफ़ज़त जो है वो तालिबान करेंगे। वो उनको जो है मतलब गैर लोगों के, नामहरम लोगों के ज़िम्मे नहीं छोड़ा जा सकता, ये बड़ी बात है। एक एक बात और उन्होंने इसी स्टेटमेंट में कहा था कि ये तालिबान जो उनकी अभी चल रही है 20, वो पहले जो उनका एडिशन था 1997 से लेके 2001 तक में, उसमें हुदूद लॉ उन लोगों ने इस्तेमाल किया था जो पिछली सरकार थी तालिबान की। वो हुदूद लॉ ये होता है कि आप अगर चोरी करेंगे तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे, आप अगर जिना करेंगे तो आपको संस्कार कर दिया जाएगा, और इस तरह के बहुत ही मतलब आपको जो है वो कोड़ों से जो है फ्लॉग किया जाएगा। तो ये सब जो है ये तालिबान सरकार नहीं कर रही है और इसको सख्ती से जो है वो पुराने जो लॉज थे 1907 से लेके तो उसको इस्तेमाल नहीं कर रही। तो खबर जो है बस यहीं तक आके रुक अच्छा जाती है। अच्छा अच्छा और अच्छा अच्छा, अभी एक मीटिंग हुई है दुशंबे में। वहां भारत के जो नुमाइंदे गए, उन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो अफगानिस्तान में एक अहम पार्टनर है। एक खबर है कि भारत ने कुछ फसलों को बचाने के लिए कुछ दवा भेजी है, और इस किस्म का ये शायद पहली बार ऐसा कोई जेस्चर है। इसके बारे में आपके पास क्या इत्तला है? जी जी जी, ये बिल्कुल सही खबर है। हिंदुस्तान ने 40,000 लीटर जो है वो पेस्टिसाइड भेजा है हिंदुस्तान से, चाबहार पोर्ट ईरान के से होते हुए वो ट्रक ट्रक के रास्ते वो पेस्टिसाइड पहुंच गया है वहां अफगानिस्तान, और वहां के फसल में जो है वो कीड़े लग रहे हैं। और ये पेस्टिसाइड जो उसका नाम है वो जरा मुश्किल नाम है, तो वो पेस्टिसाइड वो काबुल में पहुंच चुका है और वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहां किसानों को, और इसको जिसमें वो छिड़काव करेंगे तो वो जो लोकस होता है, जो उनका मतलब जो जो कीड़े होते हैं, उनको वो मारा जाएगा। और इसके लिए तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट भी आ गया है कि वो बहुत हिंदुस्तान के शुक्रगुजार हैं कि हिंदुस्तान ने जो है ऐसे वक्त में जो है उनको मतलब ये मदद दी है। तो ये हाँ, बड़ी बड़ी खबर है जो कि ठीक मतलब ठीक। अच्छा समझने अच्छा, वाली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में बीच बीच में काफी ऊंच नीच आने की खबरें आती रहीं। बॉर्डर भी वहां का बंद था, तुर्खाम बॉर्डर। वहां की अब क्या हालत है? जी, तोरखाम बॉर्डर वो खुल गया है, कोई 3 4 5 दिन के लगभग एक हफ्ते से के आसपास वो क्लैश हो रहा था, और वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, पाकिस्तानी जो है वो पेपर्स के ऊपर जो है बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि अब जो है नया जो रिलेशनशिप होगा इंडिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, उसमें वीजा और पासपोर्ट लगेगा। अगर आपको पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाना है तो आपको वीजा लेना होगा पाकिस्तान से, और उसमें पासपोर्ट लगेगा, उसमें ठप्पा लगेगा जैसे होता है कि इंटरनेशनल। अफगान कह रहे थे कि नहीं, हम वीजा पासपोर्ट का कोई सिलसिला नहीं है, आज तक कभी नहीं था और अभी भी नहीं होगा। तो अब उन पर सहमति बन गई है कि बिना पासपोर्ट के और बिना वीजा के पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा सकते हैं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ सकते हैं। ये हाँ, वही संधि है जो कि मतलब इंडिया और नेपाल के बीच में है, कोई न वीजा लगता है न कोई पासपोर्ट लगता है।
तो इसके लिए जो तोरखाम बॉर्डर जो उन्होंने बंद किया था, अब खोल दिया है। अब वो बाकायदा जो हालात पहले से थे वही है। यही खबर है उस जी, सिलसिले में। बहुत से ट्रक भी इंतजार कर रहे थे, ट्रकों के जी, ऊपर जी, जी, सामान जी। पहुंचना था। अच्छा अच्छा, अब मैं आना चाहता हूँ म्यांमार। म्यांमार जो है वो पिछले कई साल से गर्म है, और अब क्या सूरत हाल है, चूंकि जी, वो रोहिंग्या जी, जी, मुसलमानों जी। का एक इशू है जो बड़ी तादाद में बांग्लादेश में है, और वहां कई स्टेट्स में, छोटा सा मुल्क, और वहां भी अलग अलग मुल्कों की डिमांड और उनका वहां की फौज से टकराव, क्या कुछ है इस वक्त, कुछ कैसे हालात है वहां के? जी, म्यांमार का जो 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 सूरत हाल है, इसके ऊपर बहुत कम नजर होती है हमारी भी इस प्रोग्राम में। और वैसे इंडिया में वो म्यांमार को तो लोग समझते ही नहीं है कि वो साउथ एशिया का हिस्सा है, जबकि 1600 और 1800 किलोमीटर जो जो मतलब बॉर्डर है, इंडिया के 4 स्टेट का बॉर्डर म्यांमार से मिलता है। और पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल में बहुत कम हिस्सा है जो कि मिलता है, और चाइना का तो और मिलता है। लेकिन म्यांमार जो है वो इंडिया के मीडिया में नहीं है, और वहां जो डेवलपमेंट होता है उसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया में पड़ता है। तो अभी जो सूरत हाल है वहां पे कि जो मिलिट्री कू हुआ था 2021 में, उसके ऊपर जो है वो उसी टाइम से रेजिस्टेंस शुरू हो गया था, और बहुत हद तक जो है वो लोग डेमोक्रेटिक, उन्होंने एक फौज बना ली है, डेमोक्रेटिक आर्मी बना ली है, जो कि म्यांमार की आर्मी से लड़ रहे हैं। और अभी जो मेन खबर है जो हम लोग आप डिस्कस कर रहे हैं, वो शान स्टेट का एक स्टेट है, एक प्रोविंस है म्यांमार का, जिसमें उसको शान कहते हैं, प्रोविंस का नाम है शान, जहां पे के म्यांमार की जो जनता की जो आर्मी है उसकी डिफीट हो गई है, और म्यांमार की जो जनता है उसने सरेंडर कर दिया है शान के जो आर्मी है, जो उनके रेजिस्टेंस फोर्स है। और उसके अंदर यह है कि इस डिफीट के बाद जो है वो काफी सोशल मीडिया वगैरह में और कुछ संधि वंधि भी उन्होंने कर दी है, कोई लिख भी दिया है कि हम सरेंडर कर रहे हैं आपका। वही बांग्लादेश वाला जो हिसाब था कि इंडिया और बांग्लादेश का जो था कि सरेंडर कर दिया पाकिस्तान ने। तो अब उसके बरक्स क्या हुआ है कि अब जनता ने जो जो जनता है और उनके जो जो चीफ है, सुप्रीम चीफ हेलोंग, हाँ। जो 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 उनके जो कमांडर इन चीफ है, उन्होंने 6 लोगों को, मतलब उसमें से 3 ब्रिगेडियर जनरल हैं जिनको मौत की सजा सुना दी गई है, जिन हाँ। लोगों ने सरेंडर किया है। और 3 लोगों को उन्होंने जो है उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, और वो लोग गिरफ्तार हो गए हैं, उनको वहां से हटा लिया गया है। अब आगे क्या होगा ये नहीं है। इस कड़ी में एक चीज और ये है कि ये जो सरेंडर हुआ है उसके बाद बहुत बड़ा एक डिनर का इंतजाम किया था उन लोगों ने, जो हाँ। जो जीते हुए लोग थे। उसमें ये जो हारे हुए लोग थे जनरल, ये वहां मुर्गे तोड़ रहे थे। अच्छा तो अच्छा। इससे जो है, जो उनके जनरल, जो जनरल साहब से कमांडर इन चीफ हेलोंग साहब, उनको बहुत गुस्सा हुआ। तो उन्होंने फिर इनको ये आदेश दिया कि ये 3 को जो है मौत की सजा हो जाएगी और 3 तो उम्र कैद हो जाएंगे। हाँ, अब यानी इसके बाद यानी जो है, इसमें इसमें कहीं ऐसा भी इशारा है कि ये जो फौज है वो लोकल रेजिस्टेंस के साथ कहीं नजरियाती तौर पर भी मेल खाती है, शायद उन पर प्रेशर है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उनके खिलाफ काम करें, लेकिन उनका दिल शायद उन्हीं के साथ लगता है अगर वो साथ में दावत उड़ा रहे थे। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो मिलिट्री रूल है, ये मतलब ये है कि एक तो फोर्स किया गया है, और मिलिट्री तो खैर मिलिट्री होती है, लेकिन वो भी तो इंसान होती है, वो भी तो मतलब किसी माशरे से निकल के आते हैं। और ये जो हालात अभी म्यांमार में चल रहे हैं, ये हमारे साथ जो मणिपुर से मिजोरम से जो बॉर्डर लगा हुआ है चिन स्टेट का, वहां भी यही हालत है। हाँ। वहां भी जो मिलिट्री जनता है वहां की, वो हार रही है, पीछे हट रही है। और जो ये आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो डेमोक्रेटिक आर्म फोर्सेस हैं, ये उनके ऊपर जो है हावी हो रहे हैं। उनके लोगों को उन्होंने बंदी बना दिया था, बंदी बना करके भारत में भेज दिया था। भारत से जो है वो मणिपुर के रास्ते से वो फिर वापस चले गए अपने कैपिटल में। और यहाँ तक कि रेकिन स्टेट में और कई जगहों पे जो है वो इसी तरह से जो मिलिट्री जनता है वहां की, वो हार रही है, मतलब डेमोक्रेटिक आर्मी के साथ। और डेमोक्रेटिक आर्मी का जो है एक स्टेटमेंट निकला है कि 2 महीने के अंदर अंदर जो है हम मिलिट्री जनता को मतलब खदेड़ देंगे और उनको हटा देंगे यहाँ से। ये बड़ी अहम खबर है। तो ये तो एक तरह से फौज की बहुत बड़ी नाकामी है कि अगर 3 स्टेट्स में उन्हीं की फौज अलगाववादियों के सामने सरेंडर कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही एक तरह से टूटता हुआ, चरमराता हुआ सिस्टम नजर आ रहा है। देखिए आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। रकीन से जो मुसलमान वहां से निकले थे रोहिंग्या, वो एक बड़ी तादाद में बांग्लादेश में है और उनकी वापसी की भी बात होती है।
अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूँ मालदीव, जहाँ चीन का जहाज पहुंचने वाला है, क्या कुछ है? क्योंकि ये श्रीलंका पहुंचने वाला था जहाज, अब वो माले पहुंच रहा है, उसकी क्या खबरें हैं? जी, ये खबर बहुत सही है और इस खबर का यही है कि वो जहाज 4 फरवरी को आके माले के पोर्ट में लग जाएगा और उसका नाम है योंगबोंग 3, कुछ इसी तरह का नाम है, चाइनीज़ नाम है, उसके आगे 3 लगा हुआ है। अब ये जहाज जो है वो श्रीलंका में आने वाला था, श्रीलंका में आके रुकने वाला था और वो रिसर्च करने वाला था और हाइड्रोलॉजिकल रिसर्च करना चाह रहा था इंडियन ओशन के अंडर में, मतलब श्रीलंका में, जिसमें श्रीलंका ने इजाजत नहीं दी थी चाइना को कि ये जहाज 1 साल के लिए अब कोई भी जहाज चाइना का जो है वो आके यहाँ लगे। तो अभी मोइज़ू साहब जो हैं, जो चाइना गए थे, तो मुझे लगता है कि वहीं ये संधि वगैरह हो गई है या एग्रीमेंट हो गया है कि अब वो जहाज जो है वो तो आएगा, लेकिन वो कोलंबो की जगह पे माले पे लगेगा। लेकिन एक बात जो अभी खास समझ में आपको समझ मतलब समझाने की जरूरत है कि अब उसमें वो श्रीलंका में वो 1 महीने तक लगने मतलब उसके रहने की का इशारा था। अब यहाँ ये जो जहाज माले में आएगी, ये कोई रिसर्च नहीं करेगी। माले के वाटर्स पे या उनकी जो पानी है जिस पे वो रिसर्च करना चाहते थे इंडियन ओशन में, और हाइड्रोलॉजिकल और ये सब जो उन्होंने अपना वो लगाया हुआ था, वो मोइज़ू साहब ने मना कर दिया और उनको कहा कि आप आइए। अच्छा अच्छा, इसका मतलब तो ये है कि भारत की डिप्लोमेटिक जीत है ये, जिसमें श्रीलंका चीन का जहाज नहीं आ सका, माले जा रहा है तो वहां वो रिसर्च नहीं कर पा रहा है। तो ये तो एक तरह से हम जो पिछले कई प्रोग्राम कर चुके जिसमें भारत को कुछ मुश्किल और चीन जरा हावी होता हुआ नजर आ रहा था, यहाँ अब भारत की डिप्लोमेटिक जीत है, एक तरह से कामयाबी है। आपको क्या लगता है? जी, बिल्कुल, इसमें ये है कि हमारे जयशंकर साहब ने, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मालदीव्स के, उनका नाम है मूसा नज़ीर। हाँ, उनसे उनकी मीटिंग हुई थी और उसमें बहुत सारी बातें हुई थी। ये मीटिंग जो है वो मोइज़ू साहब के चाइना के आने के बाद हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप में हैं, उनके ऊपर ये बातचीत हो रही थी। तो हमें यही लगता है कि मालदीव्स जो है, वो इंडिया को नाराज़ नहीं करना चाहता है। हाँ, उनका जो इंडिया आउट कैंपेन है वो अलग चीज है, लेकिन और सब चीजों में वो इंडिया को नाराज नहीं करना चाहता और इंडिया को साथ लेके चलना चाह रहा। और ये जो जहाज जो आ रही है और माले में लग रही है, इसके लिए मौजू साहब ने कहा है कि ये तो नॉर्मल पोर्ट कॉल होता है जहाजों का। जहाज जब चलती है तो उन्हें टाइम होता है, तो वो फिर अपना रसद लेते हैं, खाना लेते हैं, तेल लेते हैं और पानी लेते हैं और ये सारी चीजें वो लोड करते हैं और उसके बाद फिर वो दूसरे इस पे चलते हैं। ये तो नॉर्मल एक्टिविटी है ओशियन में, जब जब जहाज चलती है तो उसके लिए वो अपना रास्ता जो है वो मुकर्रर करते हैं कि हम। तो अभी ये जो जहाज जो जो रिसर्च की जहाज है, ये काफी बहुत बड़ी जहाज है। इसका टनेज वगैरह बहुत हाई है, मतलब 400-500 टनेज की का ये है और इसमें 140 क्रू हैं। हाँ। 140 क्रू हैं इसके अंदर, इस जहाज के अंदर। तो बाकायदा मतलब एक तो आर्मी ही दस्ता है, एक समझ लीजिए वो, अगर आप उसको वो कर लें। लेकिन अब मोदी साहब ने ये कहा कि ये मतलब ये है कि ये आएंगे यहाँ, आकर करके वो रिप्लेसमेंट करेंगे और थोड़ा मतलब वो करेंगे 2-4-5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो सारे लेकर के फिर चले जाएंगे। तो ये हाँ। भारत को सर्टिफाई करने के लिए मुझे लग रहा है कि ये जो मूव है, इसीलिए कि भारत नाराज ना हो और ये नहीं समझे कि लेकिन लेकिन मालदीव लेकिन हमारा जो है। लेकिन प्रेसिडेंट मोइजू ने भारत के फौजियों को निकालने के लिए 15 मार्च का डेडलाइन दिया हुआ है। वो जी, जी। उसका क्या हाल है? वो वहीं तक वहीं नहीं, है? वो बिल्कुल जहाँ पे है वहीं पे है और 15 मार्च से पहले जो है भारत की फौज को उन्होंने कहा कि निकल जाना चाहिए। उसके बाद एक चीज और है कि जो भारत ने जो उन्हें 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोनियर और एक और मतलब एयरक्राफ्ट दिया था, उसका इस्तेमाल उन्होंने बंद कर दिया। हाँ, मालदीव ने कहा कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब उससे दिक्कत कुछ हो रही है वहां पे, लेकिन ये वो भारत आउट वाला ही मतलब मामला चल रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे और इनके जो फौजी हैं वो यहाँ से चले जाएं और अपने जो उन्होंने दिए हैं गिफ्ट या जो भी कुछ है इसको भी लेके चले जाएंगे। तो हाँ, वो तो अभी, अब इसमें ज्यादा, अभी 1-1.5 महीने का टाइम है, अब देखिए क्या होता है, क्योंकि जयशंकर साहब जो गए थे तो मेरे ख्याल में इसीलिए गए थे, उसी मैटर को सॉल्व करने के लिए। अब ये सब बातें बाहर नहीं आती हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन हाँ। मुझे ये लगता है कि उसी मैटर को सॉल्व करने के लिए जयशंकर साहब गए थे और कुछ ना कुछ उसका हल जो है उन दोनों ने निकाल लिया होगा।
जी 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 जी। अच्छा, पाकिस्तान से क्या खबर है? पाकिस्तान चूंकि हमारा बिल्कुल इमीडिएट पड़ोसी है और इमरान खान को जब से सरकार से निकाला गया है तो बहुत लोग हैं जो इमरान खान के फ्यूचर के बारे में शायद फिक्रमंद भी हैं। और चूंकि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ अपना एक रुख इख्तियार किया था, उसके बाद वो मुसलसल जेल में है। क्या कुछ है वहां, वहां की सियासत? अब तो इलेक्शन बहुत नजदीक है, वहां से क्या खबरें? जी, वहां से खबर ये है कि 8 फरवरी को, अभी तक पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, ये तो सब लोग जानते हैं। मतलब एक रात में पासा पलट सकता है। लेकिन अभी तक जो खबर है वो यही है कि 8 तारीख को वहां इलेक्शन होंगे। और इमरान खान की तरफ से खबर है कि उनको 6 केसेस में उन्हें बेल मिल गया है। लेकिन वो फिर भी उनके ऊपर 300 केसेस लगे हुए हैं। तो किसमें बेल मिलता है, किसमें जेल होता है, उन्हें खुद नहीं मालूम है। तो ये 6 केसेस जो हैं, ये 8 नवंबर या 9 मई को जो तोड़फाड़ हुआ था, उनकी पार्टी ने किया था, उसके हवाले से जो उनके ऊपर केस हुआ था, ये 6 केसेस, उसी में जो है इनको बेल मिल गया है। लेकिन इन्हें जो है मतलब रिहाई नहीं मिली है। और इनके जो सपोर्टर हैं वो यही कह रहे हैं कि कम से कम इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले तो इन्हें रिहा कर दीजिए, बेल में ही रिहा कर दीजिए, जी ताकि जी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम तो सके, अपने वोटर के पास जा तो सके। और जो कैंपेन होता है तो मतलब ये कि बिना अपोजिशन के, अपोजिशन को कैंपेन भी नहीं करना देंगे, तो फिर इलेक्शन क्या होगा? तो ये उन्होंने अपील की है, मतलब जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन से, इस पे कोई बात नहीं आई है। और मेरा अपना मानना है कि इन सब बातों को सुना भी नहीं जाएगा। बल्ला का निशान तो छीन ही लिया गया है। अब जी जी। दूसरी बात, एक चीज और जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है, पार्टी पीटीआई हाँ वो शायद न लड़े इलेक्शन। हाँ। और जो लोगों ने फाइल किया है वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ेंगे। ये भी बात संकेत आ रही है। मैं बहुत है कि एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फाइट कीजिए, जी 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 पीटीआई के बैनर के अंदर नहीं फाइट कीजिए। तो फिर इसका मतलब है कि पीटीआई खत्म हो गई, इमरान जी। खान की फिर पार्टी खत्म हो गई। वो देखिए, अमेरिका से दुश्मनी जो है वहां के सिस्टम के सामने, वहां की फौज, वहां की खुफिया एजेंसियां, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका बराह रास्त राब्ता रहता है अमेरिका से। और वो एक तरह से फैसिलिटेटर का काम करते हैं कि वहां डेमोक्रेसी कितनी चलेगी, क्या होगा। और अमेरिका के खिलाफ चूंकि इमरान खान ने महाज खोला हुआ था, तो उसके बाद उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो शायद एक्सपेक्टेड लाइन पर हो रहा है। अच्छा, वहां जो एक एक हिंदू कोई लेडी है, इलेक्शन लड़ रही है, उसके बारे में क्या कुछ है? उसको एक तरह से सेकुलर पाकिस्तान की इमेज बनाने की कोशिश हो रही है, क्या कुछ है वो? जी, ये बहुत अहम खबर है और इस पे इंडियन मीडिया में काफी सरगर्मी है और बहुत उनका डायरेक्ट इंटरव्यू भी चल रहा है। और वो इंडियन मीडिया में तो छाई हुई है। उनका नाम है डॉक्टर सुवीर प्रकाश करके है। वो सिख खातून है और वो पख्तून है, पश्तून है। हाँ। उनकी जो मादरी जबान है वो पंजाबी नहीं है बल्कि पश्तून है, और वो पश्तून में बात करती हैं। और वो जो है वो मतलब एक बुनेर एक जगह है वहां पे, बुनेर जो पख्तूनख्वा प्रोविंस है वहीं की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मतलब बिलावल भुट्टो वाली पार्टी या बेनजीर वाली पार्टी की वो कैंडिडेट है इस नेशनल इलेक्शन में। और उनको ओवरवेलमिंग सपोर्ट है वहां के जो लोग हैं, पश्तून लोग हैं। और वो बाकायदा वहीं जन्मी है, वही उनकी पश्तून उनकी जबान है, उसी में वो कैंपेन कर रही हैं। बस उसमें बात यही है कि वो एक सिख खातून है, या अपने आप को हिंदू सिख कहती हैं। और यही उनका मतलब, बाकी सारी चीजें तो वो पाकिस्तानी है, वो पख्तूनख्वा की रहने वाली हैं और वो पश्तून है। और वहां पे जो बड़ी बात यह है कि उन्होंने खुद तस्लीम किया है कई बार, कई कैमरा इंटरव्यू में, कि जितने भी लोग हैं वो हमको अपनी बेटी समझते हैं, अपनी बहन समझते हैं, और हमको अपना नुमाइंदा समझते हैं। हमारे यहाँ जो है वो मतलब यहाँ पे जो उनका प्रोविंस है या उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें कोई जात पात का, कास्ट का या लैंग्वेज लैंग्वेज तो है ही नहीं ऐसे। वो तो यही वो इसी लैंग्वेज में कैंपेन कर रही हैं। तो अब वहां पे जो लोग ये कह रहे हैं कि इनको इनका जीतना तो तय है, जी जी जी। भले ही ये नॉन बहुत मुस्लिम हो, नॉन बहुत बहुत मुस्लिम ही बहुत ही दिलचस्प हो। है। बहुत ही दिलचस्प है। मैं खुद पहली बार जब पाकिस्तान गया था 1986 में, मुझे याद है कि वहां सक्खर और खैरपुर खास तौर पर, वहां बाकायदा हिंदुओं की
दुकानें हैं, आज भी बहुत कारोबार है उनका, कराची में बहुत कारोबार है, तो मंदिर है उनके बाकायदा। तो पाकिस्तान ने बहरहाल कुछ चीजें अभी भी बचा के रखी हैं और सेकुलर स्टेट के तौर पर वो अपने आप को कई मौकों पर जाहिर करता है। कभी कभी शिद्दत पसंदी भी वहां होती है, ये अलग एक बात है, लेकिन उन्होंने सेकुलर कैरेक्टर भी बाकी रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आप पूरे साउथ एशिया पर नजर रखते हैं हमारे इस प्रोग्राम के लिए, उसके हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि इतनी गहराई से तमाम मुल्कों की खबरें एक साथ एक प्रोग्राम में आपको मिल जाती हैं, इसको आप लोग काफी पसंद करते हैं। आज का प्रोग्राम कैसा रहा, इसके बारे में आप अपने कमेंट जरूर लिखें और अगर कोई मशवरा हो तो आप मशवरा भी दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।